नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, हमारा जागरूकता अभियान हम अपनी झांसी नहीं देंगे कोरोना में आज अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ हैं झांसी शहर के प्रथम नागरिक, झांसी के महापौर श्री राम तीर्थ सिंगल जी। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, मेरा पहला प्रश्न है कि चूंकि आप व्यापारी नेता भी रहे हैं और झांसी नगर निगम की काफ़ी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स व दुकानें झांसी नगर में स्थित हैं, तो क्या झांसी नगर निगम उक्त सभी कॉम्प्लेक्स व दुकानों का किराया लॉकडाउन तक की अवधि का माफ़ करने की कोई योजना नगर निगम ने बनाई है? अगर बनाई है तो ये एक आदर्श उदाहरण होगा झांसी में। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, झांसी नगर निगम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो किराए पर हमने दी हुई है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ का किराया इतना कम है क्योंकि वो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष पूर्व किराए पर दी गई है। तो उनका किराया इतना कम है कि मौजूदा हालत में अगर माना जाए तो वो मुफ्त में किराए जैसी है। इसलिए उनके किराए में किसी प्रकार की कमी की मांग किसी भी नागरिक की तरफ से, किसी भी व्यापारी की तरफ से भी नहीं आई है और उसको माफ़ करने का कोई अर्थ भी नहीं है। उदाहरण के लिए सुभाषगंज का जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है, जो झांसी का सबसे पुराना व्यावसायिक क्षेत्र है, वहाँ पर की दुकानों का किराया जो पहले हमने फड़ के रूप में किसी समय नगर पालिका के समय में अलॉट की थी, उनका किराया 500-700 हज़ार रुपये प्रति माह है। कल्पना करिए, आज वहाँ पर दुकान 10-20 हज़ार रुपये प्रति माह की किराए की वैल्यू रखती है, तो उसको माफ़ करने का किसी का आग्रह भी नहीं है और ऐसी हम लोगों की कोई योजना भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो नगर निगम है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाती है। ये स्थानीय निकाय हैं और इनको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से इनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आज की तारीख में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से हमको करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है, जिसके कारण से हम विकास के कार्य कर पाते हैं। लेकिन हमारे आय के जो छोटे छोटे साधन हैं, गृह कर है, व्यवसायिक कर है, या हमारी नगर निगम की प्रॉपर्टीज़ के किराए हैं, अगर इनको भी हम छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से नगर निगम की व्यवस्थाएं पैरालाइज्ड हो सकती हैं आर्थिक दृष्टि से। इसलिए इनको छोड़ा जाना मुमकिन नहीं है और जनहित में भी नहीं है, नगर के विकास के हित में भी नहीं है। महापौर जी, लेकिन जो कमर्शियल टैक्स कमर्शियल प्रॉपर्टी पर नगर निगम का लगता है वो अपने उच्चतम स्तर पर है, सर्कल रेट के अनुसार वो लगता है। क्या लॉकडाउन की अवधि तक चूँकि कमर्शियल कोई भी गतिविधियां नहीं हुई हैं, उनका वो टैक्स लॉकडाउन तक की अवधि का माफ़ करने का कोई प्रावधान हो सकता है? देखिए, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार चिंता कर रही है और उन्होंने इस स्तर पर जाकर के चिंता की है और उसका सूत्रवाक्य ये है कि देश का एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए। और इस दृष्टि से कैसे आर्थिक विकास होता रहे, कैसे लोग परेशान ना हो, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है और प्रदेश सरकार ने प्रत्येक गरीब के लिए राशन की व्यवस्था, प्रत्येक पात्र गृहस्थी व्यक्ति के लिए राशन की व्यवस्था, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी राशन की उपलब्धता हो जाए, इसकी व्यवस्था, फिर प्रवासी श्रमिकों के लिए, रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए, जीवन यापन के लिए प्रति माह 1000 रुपये की सहायता राशि की व्यवस्था की है। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र और प्रदेश सरकारों ने जो आप चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, जो जनता की आवश्यकताएं इस लॉकडाउन अवधि में आर्थिक दृष्टि से, उनको भरपूर तरीके से पूरा करने का प्रयास किया है और उसमें हम सफल भी रहे हैं। इसका एक ये उदाहरण है कि कोरोना से हमारे बहुत से भाइयों ने ज़िंदगी गंवाई होगी, रोड एक्सीडेंट्स में या किन्हीं और अन्य घटनाओं, दुर्घटनाओं या दैवीय आपदा के कारण से हमारे भाइयों ने ज़िंदगी खोई होगी, लेकिन भूख से के कारण से
हमारे देश में एक भी मौत होने का समाचार नहीं है। ये हमारी सरकारों की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की, हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व की सफलता की ही कहानी है। महापौर जी, ये सवाल आम जनमानस की तरफ से आपके लिए है कि एक मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है वो लगभग सरकार को 45% तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देता है। इसके बावजूद भी लॉकडाउन में जो स्कूल की फीस है उसकी माफ़ी और जो किराया, मीटर किराए के नाम पर जो बिजली के बिल भेजे गए हैं उनकी माफ़ी के लिए आपकी क्या राय है? आप इसको कितना न्याय संगत मानते हैं कि ये माफ़ होने चाहिए या नहीं? देखिए, इसके बारे में आप लोगों के संज्ञान में आया होगा, मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और ये उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन पीरियड का बिजली का बिल है उसमें फिक्स्ड चार्ज और फिक्स्ड डिमांड चार्जेस को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है कि इस दरमियान का नहीं लिया जाएगा और उसमें जो मीटर्ड रीडिंग होगी उसके अनुसार ही बिजली का बिल लिया जाएगा। तो ये बड़े राहत का काम है उन्होंने किया है। इससे मध्यम वर्ग, बड़ा वर्ग, उद्यमी, व्यापारी सभी लोगों को बिजली के बिल की में बड़ी राहत मिली है। महापौर जी, ये झांसी का सौभाग्य है कि आप जैसा ईमानदार मेयर झांसी को मिला है। इसके बाद भी नगर निगम के सदन में आपकी पार्टी के पार्षदों द्वारा उप सभापति जी के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार पे हंगामा हुआ है, ये कितना सही है? क्या भ्रष्टाचार नगर निगम में अपनी चरम पर है? और अगर भ्रष्टाचार नगर निगम में इतनी चरम पर है तो आपके द्वारा इस पर कितने सख्त कदम उठाए जाएंगे भविष्य में? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में आज़ादी के बाद से सिर्फ हमारी सरकार है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उनकी भ्रष्टाचार के मामले में। प्रदेश में हमारी जो सरकार है माननीय योगी जी के नेतृत्व में उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। यही पॉलिसी, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता हूँ और मुझे संगठन ने ये अवसर दिया है कि नगर निगम के महापौर के माध्यम से मैं जनता की सेवा कर सकूँ। तो ये भी मेरी पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भ्रष्टाचार के प्रति। लेकिन जब इस तरह की आवाज़ें आती हैं तो कई बार उसमें विश्लेषण करने में लोग चूक कर जाते हैं। हमारे उपसभापति जी या हमारे पार्षदों के द्वारा जो कुछ भी बातें मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में आई हैं उसमें भ्रष्टाचार की बात नहीं है। उसमें भ्रष्टाचार से ज़्यादा शिकायत इस बात की है कि नगर निगम के अधिकारियों ने समय पर निर्णय नहीं लिया, समय पर फाइलों का निस्तारण नहीं किया। इस कारण से हमारे विकास की गतियां बाधित हुई हैं या जो हमारे नगर निगम के माननीय पार्षद हैं उनकी अपेक्षा के अनुसार उतनी जल्दी जन सुविधा के कार्य नहीं हो पाए हैं। तो इसका विभाजन करना इसमें कि भ्रष्टाचार क्या है या जो हमारी कार्य संस्कृति है उसमें किसी कमी कारण से लगता है कि ये भ्रष्ट आचरण के कारण से होता है। तो मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार का आरोप ठीक नहीं है। हाँ, कार्य संस्कृति में हमको और सुधार करना होगा। माननीय योगी जी का एक आदेश है कि 3 दिन के अंदर प्रत्येक फाइल के ऊपर निस्तारण होना चाहिए। एक नागरिक चार्टर भी है कि इतने दिन में हम ये कार्य करेंगे। अगर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जनता को चाहिए कितने दिन में हम जारी कर देंगे। संपत्तियों के ऊपर अगर एनओसी चाहिए तो नगर निगम कितने दिन में जारी कर देगा। तो आदि जो जनता से जुड़ी हुई सेवाएं हैं उनके बारे में एक सिटीजन चार्टर है, उसके ऊपर कई बार अमल नहीं होता है तो देरी के कारण से भ्रष्टाचार की आरोप लगते हैं। तो मेरा प्रयास पहले से भी है, आगे भी ये रहने वाला है कि इस तरीके की देरी जानबूझकर या लापरवाही के कारण से देरी ना हो, प्रत्येक फाइल का निस्तारण जनहित में शीघ्र अतिशीघ्र हो। और जब ये होगा तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि नगर निगम ने अपना काम और बेहतर किया है। महापौर जी, आपकी नज़र में नगर निगम के किन पार्षदों ने अपना सर्वश्रेष्ठ कोरोना की लड़ाई में दिया है? देखिए, जो ये कोरोना है, आप ये समझते हैं कि विश्व में ये आपदा अचानक आई है। इसके लिए पहले से ना दुनिया तैयार थी, ना दुनिया
दुनिया का कोई देश तैयार था, ना कोई प्रदेश तैयार था, ना कोई नगर निगम तैयार था। और आप ये देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1, 2, 3 माने जाने वाले अमेरिका, चीन, इटली जैसे लोग भी इसमें परेशान रहे। तो ये महामारी है जो अचानक आई थी, जिसके बारे में किसी की कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कोरोना के संघर्ष के लिए जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्यकर्मी एक अचानक उठ खड़े हुए, जिस तरीके से हमने पीपीई किटें बनाई, जिस तरीके से हमने वेंटिलेटर्स बनाना प्रारंभ किया, इसमें सारे क्षेत्र में जो बड़ा काम पूरे देश ने किया है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, वो सराहनीय है। और पूरे विश्व पटल पर भी हमारे कोरोना मैनेजमेंट को सराहा जा रहा है। इसी क्रम में जब हम झांसी नगर निगम की बात करते हैं तो अचानक, मैंने भी कभी सैनिटाइजेशन का नाम नहीं सुना था, अचानक ये नाम आया कि कोई केमिकल होता है जिसे सैनिटाइज कर देने से कोरोना की महामारी कम की जा सकती है। तो हम लोगों ने इसमें आगे कदम बढ़ाए। इस क्षेत्र में हमारे पार्षदों ने बड़ा सराहनीय काम किया है और उन्होंने लगातार जनता के संपर्क में रह करके नगर निगम को इस बारे में सूचित किया कि कहाँ फॉगिंग की ज़्यादा आवश्यकता है, कहाँ सैनिटाइजेशन की ज़्यादा आवश्यकता है, या कितने कितने अंतराल पर उसको कराए जाने की आवश्यकता है। और वो नगर निगम की टीम ने, नगर निगम के अधिकारियों ने, नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों ने बहुत बेहतर तरीके से, जिसके बारे में वो प्रशिक्षित भी नहीं थे, उन सब चीज़ों का जल्दी से उसमें पारंगत हो जाना, प्रशिक्षित हो जाना और उसको अमल में करके दिखा देना, ये सब काम किया है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे 1-2 नहीं, जितने हमारे पार्षद हैं सभी बधाई के पात्र हैं और साथ में नगर निगम की टीम भी इस मामले में बधाई की पात्र है। सर, जो अभिभावक परेशान है, क्या उनके बच्चों की स्कूल फीस लॉकडाउन पीरियड की माफ़ होनी चाहिए 3 महीने की? देखिए, ये जो अभिभावकों का और स्कूल फीस का मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है। सच बात तो ये है कि जो सरकारी स्कूल है हमारे, उनमें तो कोई फीस लगती ही नहीं है और हमें सबको ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वो स्कूल तभी अच्छे होंगे, तभी वो अपने पैरों पर खड़े होंगे जब अभिभावक प्रेरित हों इस बात के लिए और उनमें ये विश्वास हो कि हम अपने बच्चों को उन स्कूल्स में भी पढ़ाएं, वहाँ से भी पढ़े हुए बच्चे निकल करके IAS, IPS, डॉक्टर और सब चीज़ें इंजीनियर्स बन सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कई तरीके के बोर्ड्स हैं हिंदुस्तान में। ISC बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है। हमारा जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है, UP बोर्ड है, उसके जो स्कूल्स हैं वो भी बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं और उसकी मान्यता के आधार पर जो प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं उनकी बड़ी नाम मात्र की फीस है, जिसकी माफ़ी की मांग कोई नहीं कर रहा है। अब बात आती है उन स्कूल्स की जो जिन्हें आप लोग प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं, जिन्हें पब्लिक स्कूल्स कहते हैं, जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा लोगों को लगती है। तो सरकार ने एक पहला कदम ये उठाया है कि 3 महीने की और एडवांस फीस जो स्कूल्स लेते थे उसके लिए सरकार ने ये आदेश दिया है कि अब 3 महीने की बजाय फीस मासिक रूप से ही ली जाएगी। एक बात। दूसरी बात, फीस में बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी फीस जुड़ी होती है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा स्कूल्स उपलब्ध कराते हैं। तो सरकार ने ये कहा है कि चूंकि लॉकडाउन पीरियड में कोई ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग नहीं हुआ है तो स्कूल्स ट्रांसपोर्टेशन की जो फीस अगर ली जाती है तो उसको भी छोड़ दें। तो मुझे लगता है इससे राहत मिली होगी। तीसरा मेरा सुझाव तो ये है कि आज अनायास आर्थिक संकट लोगों के सामने है, गरीबों के सामने भी है, मध्यम वर्ग के सामने भी है और जो अपर क्लास जिसे हम लोग कहते हैं, मिडिल अपर क्लास, अपर क्लास, आर्थिक समस्याएं उनके सामने भी हैं, लेकिन वो जनता के बीच में जाकर के अपनी बात कह नहीं पाते हैं। गरीब वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास है, वो अपनी बात वोकल होकर के कह लेता है। तो मेरा कहना ये है कि इस बारे में सरकार को एक योजना बनानी चाहिए कि किसी भी स्कूल की मैक्सिमम अधिकतम फीस कितनी हो सकती है, आखिर वो क्या क्या सुविधाएं मुहैया करा रहा है, उन सुविधाओं के ऊपर उसका क्या खर्च आता है। इस आधार पर सरकारें अगर जागृत होंगी भविष्य में, क्योंकि अब कोरोना से पूरी दुनिया, देश, समाज बदलने वाला है भविष्य में, तो नए नए निर्णय करने की आवश्यकता आएगी। तो हमें मैक्सिमम फीस पर एक बैरियर लगाना होगा
कि इससे अधिक आप फीस नहीं ले सकते। प्ले सेंटर में बच्चा जाता है, एक स्कूल में प्ले सेंटर की फ़ीस 500 रुपये है, तो एक स्कूल में प्ले सेंटर की फ़ीस 1000 रुपये भी हो सकती है। आप उसको खिलाने का ही तो साधन उपलब्ध करा रहे हैं, 2-4 वर्ष भर उसे स्कूल में बैठने का अभ्यास ही तो करा रहे हैं, 2-3 घंटे स्कूल में रुक करके, तो उस फीस को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो इस पर चिंतन का विषय है ये, इस पर मुझे लगता है कि लोग चिंतन करेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में कितनी सेंसिटिव है, ये आप लोग खुद फील कर रहे हैं कि जो लाखों लाख प्रवासी श्रमिक दूसरे प्रदेशों में उस प्रदेश का विकास करने के लिए गए थे, अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे, इसके साथ साथ ये भी तो है कि उस प्रदेश के विकास के वो भागीदार थे। लेकिन अचानक कोरोना महामारी के कारण से उन प्रदेशों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, उन श्रमिकों को अपने हाल पर छोड़ दिया और वो यहाँ वहाँ पैदल और बसों से और ट्रकों से आने को मजबूर हुए। लेकिन माननीय योगी जी ने ये योजना बनाई कि जो भी प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आए हैं वो कहाँ रहेंगे, उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनके लिए 1 करोड़ लोगों के लिए रहने के लिए वो राहत भरी किराए की दर पर किराए के मकान बनाने की बात वो योजना लेकर के आए हैं। अभी उन्होंने बड़ी कंपनियों से 11 लाख श्रमिकों को रोज़गार देने का EMU साइन किया है। ये बड़ी बात है, ये पूरे हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में नहीं हुआ है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये हो रहा है, पहले फ्री मूवमेंट था, कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर किसी भी प्रदेश से आता था, हमारे गरीब पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र से हमारे प्रदेश से श्रमिकों को ले जाता था दूसरी जगह। समस्या आई, आपदा आई, वो उनको अपने हाल पर छोड़ करके भाग गया, उसने स्विच ऑफ कर लिया अपना मोबाइल, उनको कुछ राहत दे सकता था, वहाँ रोक सकता था, उससे वो भाग गया अपनी जिम्मेदारी से। लेकिन अब जो माननीय योगी जी कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि अब हर प्रवासी श्रमिक का उत्तर प्रदेश में एनरोलमेंट हो जाएगा और एनरोलमेंट के बाद जब उनका फ्यूचर में मूवमेंट होगा दूसरे प्रदेशों में, तो इस जिम्मेदारी के साथ ही होगा कि वो प्रदेश उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की जिम्मेदारी का निर्वहन करे। तो इससे इन लोगों के जीवन की भी रक्षा होगी, इनके रोजगार की भी रक्षा होगी। ये बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। महापौर जी, स्वच्छ भारत से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं, तो इस विषय में झांसी नगर निगम का भविष्य का क्या लाइन ऑफ एक्शन है, प्लानिंग है, प्लस एक अपील आपसे जाएंगे झांसी की जनता के लिए, जिससे कोरोना की प्रति लड़ाई में हम कोरोना को शीघ्र ही झांसी से भगा सकें। एक अपील आपकी तरफ से। देखिए, जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिकित्सक नहीं बना लेते हैं, तब तक जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, माननीय योगी जी कह रहे हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया लगातार कह रहा है, जनता से अपीलें कर रहा है कि 2 ही उसके रास्ते हैं। एक तो फिजिकल डिस्टेंस, लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ठीक शब्द नहीं है, शब्दार्थ देखें तो ज़्यादा बेहतर ये है कि फिजिकल डिस्टेंस की शारीरिक दूरी, तन से तन की थोड़ी दूरी रहे, लेकिन मन से मन का भाव जुड़ा रहना चाहिए। तो फिजिकल डिस्टेंस रखें, एक इसके बचाव का रास्ता है। दूसरा रास्ता है फेस कवर करके रखना। जब हम घर से बाहर कहीं निकल रहे हैं तो हमको निश्चित रूप से फेस कवर करना चाहिए, चाहे वो मास्क से हो, चाहे वो गमछे से हो। इससे खुद की भी सुरक्षा होती है और दूसरे की भी हम सुरक्षा कर रहे होते हैं। तो 2 तरीके ये हैं, इसको नगर निगम भी अपना रहा है, अपील भी कर रहा है। नगर निगम ने अपने स्वच्छता कर्मियों को और अपने पार्षदों के माध्यम से फेस मास्क और सैनिटाइज़र, साबुन आदि का वितरण किया है, क्योंकि हैंड वॉश करना भी इसमें बहुत बार बताया जा रहा है कि बहुत आवश्यक है। किसी भी साबुन से, किसी भी माध्यम से हैंड वॉश करना। और ये हमारी संस्कृति का भी हमेशा हिस्सा रहा है कि हम घर के बाहर से कहीं से भी सामान्य दिवसों में भी घर आते हैं तो ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमको सबसे पहले हैंड वॉश करना है। तो अगर इसको हम प्रैक्टिस में ले आएंगे तो मुझे लगता है कि हम सब कोरोना से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। और यही मैं अपील करना चाहूँगा जो हमारी सरकारें कर रही हैं कि हम बहुत आवश्यक होने पर ही घर से निकलें।
सिर्फ घूमने के लिए या बाज़ार में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, घर में मन नहीं लग रहा है, इस कारण से हम घर से बाहर निकल पड़े। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर घर से निकलें, और घर से जब निकलें तो फिजिकल डिस्टेंस और फेस कवर करने का हम लोग ध्यान रखें। महापौर जी, आम जनमानस की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके नेतृत्व में जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जो एक गुमनाम योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सभी का हम बहुत बहुत साधुवाद और आभार। मैं आपके सोशल मीडिया चैनल झांसी टाइम्स को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप मुझसे कुछ विभिन्न ज्वलंत विषयों पर चर्चा करें, और मेरे माध्यम से मुझे लगता है कि ये सारे विषय जो आपने उठाए हैं वो सरकारों तक, जिन लोगों को निर्णय लेना है, हमारे उस नेतृत्व वर्ग तक पहुंचेंगे, और आने वाले समय में और अच्छे निर्णयों के साथ में हम लोग आपके समक्ष आएंगे।